हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ एनिमल टिश्यू। तो मुझे आप लोग जानते हो, माई सेल्फ डॉक्टर रविंद्र धोटे, डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर धोटेज अकेडमी लातूर। तो बेटा, एनिमल टिश्यू में 4 टिश्यू थे: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। इन तीनों को हम खत्म कर चुके हैं और आज हमको चौथा पढ़ना है बेटा, नर्वस टिश्यू। चलिए आर्टिकल का नाम लिख लेते। तो बेटा, जो नर्वस टिश्यू है, सर नाम से ही नर्वस लग रहा है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत बड़ा आर्टिकल है, तो हो सकता है एक वीडियो में कवर ना हो, 2-3 वीडियो में हमको इसको कवर करना पड़े बेटा। ओके, तो बेटा जो नर्वस टिश्यू है, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि इसका ओरिजिन क्या है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था पॉइंट। सो व्हाट विल बी द ओरिजिन ऑफ नर्वस टिश्यू? इट्स एक्टोडर्म। चलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? दैट इज ऑल द 3 germ layers: ectoderm, mesoderm, endoderm. What will be the origin of your connective tissue? Mesoderm. Muscular tissue? Mesoderm. मतलब कनेक्टिव और मस्कुलर का सेम है। एपिथेलियल टिश्यू ऑल द 3 लेयर्स है और नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म है बेटा। ओके, अब ये जो नर्वस टिश्यू है बेटा, ये 2 चीजों से मिलकर बना है। मतलब इसमें 2 प्रकार के सेल्स है जो हमको पढ़ने, 2 कैटेगरीज के। सबसे पहला न्यूरॉन, जो हम लोग कवर करेंगे बेटा, और उसके अलावा है बेटा अपने पास न्यूरोग्लियल सेल्स। कौन से सेल्स है बेटा? न्यूरोग्लियल सेल्स। अब बेटा एक बात तो तय है, दिस इज इंपॉर्टेंट। न्यूरॉन ऐसा समझ लो कि ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये अगर आपके ब्रेन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन्स बोले तो ये वो चीज है जो इंपल्सेस बनाते हैं। हम लोग कभी भी नर्वस टिश्यू के बारे में क्या लिखते हैं? एक फंक्शन कि नर्वस टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगा बेटा, ठीक है। लेकिन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए, मतलब बॉडी में तो बेटा इतने सारे पार्ट्स है, इतने सारे सेल्स है, ये सबको कंट्रोल में कैसे रखता है? सो बाय मेकिंग एन इलेक्ट्रिकल मैसेज दैट इज नोन एज इंपल्स। क्या बनाता है? इंपल्स। जैसे बेटा अगर अभी हम इमेजिन कर लेते हैं, ये आप मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो ये सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो रहा है। मैं माइक से बात कर रहा हूं, मेरी साउंड वेव्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल तक, कैमरे तक पहुंच रही है, फिर आप लोग उसको देख रहे हो, तो ये सब इलेक्ट्रिकल चल रहा है। जैसे क्लासरूम या आपके रूम में, जैसे अभी रूम में आप बैठे हो, तो पंखा चल रहा है, लाइट चल रहा है, आपका मोबाइल चल रहा है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चल रहा है। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी आपको दिखाई देंगी नहीं, लेकिन उसका इफेक्ट जरूर दिखाई देगा। तो बॉडी में भी ऐसी होता है, बॉडी में भी करंट दौड़ता रहता है बेटा, करंट दौड़ते रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मैसेज और इंपल्स। लेकिन ये दिखाई देगा नहीं, हाँ उसका असर दिखाई देगा बिल्कुल। ये असर ही तो देखो मैं बात कर रहा हूं, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है। ये मेरे जो हाथ के मूवमेंट्स हो रहे हैं, दैट इज अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी। तो बेटा जिस तरह से आपके रूम में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए वायर्स लगे हुए, हमारी बॉडी में भी पूरे वायर्स है। जैसे आपके घर में करंट वो मीटर से आ रहा है, इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स से आ रहा है, वहां से जैसे कि हमारी बॉडी में करंट आता है ब्रेन से, तो ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी पूरी बॉडी में ट्रैवल करती, बॉडी के पास जाती, बॉडी के पास से वापस भी आती है। लेकिन हमारी बॉडी में ये जो वायर्स है वो क्या थे? दैट इज नथिंग बट द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स। मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं नर्व्स। क्या बोलते हैं? नर्व्स। मतलब जैसे आपके घर में वायरिंग है, तो वैसे आपके बॉडी में भी वायरिंग है, उस वायर का नाम क्या था? नर्व्स। ब्लड वेसल्स नहीं, नर्व्स। ओके, अब ये न्यूरॉन का काम था इंपल्स बनाना और इंपल्स लेकर भी जाना। मतलब दे फॉर्म द इंपल्सेस देयर ओन एंड कैरी देयर इंपल्सेस ओन। मतलब कंडक्शन भी खुद ही कर रहे और फॉर्मेशन भी खुद ही कर रहे। तो फॉर्मेशन के हिसाब से इनको एक वर्ड दिया जाता है, एक्साइटिबिलिटी प्रॉपर्टी। मैं बताऊंगा वो सब कुछ अभी आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये नर्वस टिश्यू का काम है। लेकिन नर्वस टिश्यू में ये काम कौन कर रहा है? न्यूरॉन कर रहा है कि न्यूरोग्लियल सेल्स कर रहे हैं? तो आंसर क्या था? न्यूरॉन। आंसर क्या था? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन, इसके पास 2 प्रॉपर्टी है बेटा। एक प्रॉपर्टी है एक्साइटिबिलिटी और एक प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। अब बेटा देखो, एक्साइटिबिलिटी का मतलब यह होता है फॉर्मेशन ऑफ ओन इंपल्स। खुद का खुद इंपल्स बनाएंगे। इंपल्स बोले तो क्या बेटा? करंट, इलेक्ट्रिकल मैसेज। अच्छा, ये जो करंट ये 440 वोल्ट का नहीं होता है, ये मिली वोल्ट्स में होता है।
20 मिली वोल्ट, 30 मिली वोल्ट, एकदम हल्का करंट होता है। और इतना हल्का करंट बहुत है हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए। अब सर अगला शब्द तो आप समझ चुके होंगे, कंडक्टिविटी। मतलब एक तो खुद का करंट खुद बनाओ और खुद ही ट्रांसपोर्ट करो, तो कंडक्शन करो, कंडक्ट देयर ओन इंपल्स। तो ये दो प्रॉपर्टी आपके न्यूरॉन्स में है। लेकिन न्यूरॉन्स की एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज है कि इसमें जो सेल डिवीजन है वो क्या है, एब्सेंट। द सेल डिवीजन इज एब्सेंट। मतलब सर बचपन से तुमको जितने न्यूरॉन्स मिले हैं उसी में जिंदगी काटनी है बेटा, राइट। अगर ये पैदा होने से मरने तक बीच में अगर कुछ न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है तो ये वापस से नहीं आएंगे, रीजनरेट नहीं होंगे बेटा, बिकॉज दे डोंट हैव सेल डिवीजन। जैसे आपकी बॉडी के जो दूसरे सेल होते हैं, सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, जैसे स्किन के सेल्स, अगर इनकी किसकी डेथ हो गई तो ये माइटोसिस करके वापस से दोबारा पैदा हो जाएंगे। मतलब रीजनरेशन चलता रहता है। बट हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि नर्वस टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसमें रीजनरेशन सबसे पुअर होता है, इसका सेल डिवीजन सबसे पुअर है, और न्यूरॉन्स में तो एब्सेंट ही है। सर मेरे को एक चीज नहीं समझ में आ रही, कहा जाता है कि दिमाग सबको एक ही बराबर दिया गया, करेक्ट। सबको न्यूरॉन्स उतने दिए, मेरे पास भी उतनी है, तुम्हारे पास भी, तो दुनिया के हर इंसान के पास उतनी ही है, अगर वो नॉर्मल इंसान है तो, एबनॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राइट। तो बेटा जैसे कि न्यूरॉन्स की अगर क्वांटिटी हर बुक में अलग अलग है, हमारी जो स्टेट बोर्ड बुक है उसके हिसाब से दिया था 30,000 मिलियन, तो 30,000 मिलियन न्यूरॉन सबके पास है, मेरे पास भी तुम्हारे पास भी। अब तुम उसका कितना इस्तेमाल कर रहे हो, कितना यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है तुम्हारा आईक्यू लेवल। दिमाग सबको उतना ही था, यूज कितना कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितने होशियार हो, तुम्हारा आईक्यू लेवल कितना अच्छा है। तो बेटा कोसते मत जाओ कि वो बहुत होशियार है मैं बहुत कम हूं, उसके पास भी वही दिमाग है जो तुम्हारे पास है, तुम जो यूज करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये ऐसी थी कोई चीज नहीं है कि जो यूज करोगे तो खर्चा होती जाएगी, जैसे पेट्रोल और डीजल तो नहीं कि जितना इस्तेमाल करोगे सर ये खत्म हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है, ये आप जितना इस्तेमाल करोगे उतना और अच्छा चलेगा। लेकिन सर मेरे मन में एक डाउट आ रहा है, इनके पास सेल डिवीजन प्रॉपर्टी नहीं है। जब हम पैदा हुए थे हमारा दिमाग इतना सा था, आज इतना बड़ा है। मतलब आज ही अगर हम हमारी खोपड़ी देख रहे हैं सर, पहले इतनी सी थी अब इतनी बड़ी है। फिर ब्रेन में अगर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो साइज कैसे बढ़ी, ब्रेन की साइज कैसे बढ़ी, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है ना बेटा, हमने कब कहा है कि नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली न्यूरॉन। हाँ नो डाउट इसका रोल बहुत ज्यादा है, दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, इसका रोल बहुत ज्यादा है, यही सब कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है। लेकिन बेटा ये जो अगर सबसे इंपॉर्टेंट सेल है तो इनका नरिशमेंट, इनका प्रोटेक्शन, इनका सपोर्ट वो कौन देख रहा था बेटा, न्यूरोग्लियल सेल्स। तो न्यूरोग्लियल सेल्स को पहले से हम लोग बोलते दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स। क्या बोलते बेटा, सपोर्टिंग सेल्स। और अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि अगर आपके ब्रेन में न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल्स से दो प्रकार के सेल्स है तो इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी है, तो समझ लो बेटा 50-50 है। कितनी, 50-50 है। आपके एनसीईआरटी बुक में एक स्टेटमेंट दिया है, एनसीईआरटी बुक का स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ध्यान देंगे बेटा। एनसीईआरटी बुक में एक स्टेटमेंट है कि न्यूरोग्लियल सेल्स मेक्स मोर देन 1/2 ऑफ नर्वस टिश्यू। चलिए बताइए इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, और ये बहुत बार एमसीक्यू में आता है ट्रू और फॉल्स के अंदर, तो अब इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि न्यूरोग्लियल सेल्स मोर देन 1/2 ऑफ नर्वस टिश्यू बना रहा है। तो सबसे ज्यादा गड़बड़ बच्चों के, तो मोर देन तो समझ में आता है, लेकिन व्हाट इज 1/2, 1/2 क्या है। तो बेटा 1/2 का मतलब सिर्फ हाफ ही है, मतलब सर 50%। अब देखो फिर से पढ़ो, मेक्स मोर देन 50% ऑफ नर्वस टिश्यू। मतलब मैंने कहा था ना ये दोनों 50-50 है, लेकिन 50-50 में भी ज्यादा प्रमाण किसका आएगा, न्यूरोग्लियल सेल्स का, 50 से थोड़ा ज्यादा। मतलब ये ज्यादा ये कम है। और इसको आप हमेशा से कैसे याद रखेंगे बेटा कि दीज आर सपोर्टिंग, प्रोटेक्टिव एंड न्यूट्रिटिव सेल्स। मतलब इसको एक ही लाइन में ऐसा याद रखना है कि व्हाट इज न्यूरोग्लियल सेल्स, तो सपोर्टिंग है, प्रोटेक्टिव है, न्यूट्रिटिव है। किसको सपोर्ट करेंगे, न्यूरॉन को। किसको प्रोटेक्ट करेंगे, न्यूरॉन को। नरिशमेंट भी किसका करेंगे, न्यूरॉन का। न्यूरॉन क्या करेगा, इंपल्स बनाएगा। न्यूरॉन क्या करेगा, इंपल्स को कंडक्ट करेगा। ये करके वो क्या करेगा, बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। आप जैसे बोलते हैं कि आपके न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में है,
लेकिन ब्रेन से वो पूरी बॉडी में फैले हुए एक्सटेंड है। भले ही न्यूरॉन का मेन हिस्सा आपके दिमाग में है, लेकिन उसके जो एक्सटेंशंस है वो आपकी पूरी बॉडी में फैले हुए। और वो एक्सटेंशंस को मैंने अभी नाम दिया था, क्या था? नर्व्स। क्या नाम था बेटा? नर्व्स। वायरिंग कहा था ना मैंने। जैसे घर में करंट आता है मीटर से, मीटर बॉक्स होता है ना, राइट, जिसमें से करंट आता है, और लेकिन उधर से पूरी वायरिंग हमारे घर में फैली रहती है, राइट। तो जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी फैली है, वैसे हमारे बॉडी में भी है। तो हमारा मीटर कौन है बेटा? ये। और वायर कौन है? नर्व्स। और करंट बना कौन रहा है? न्यूरॉन्स। और फैला भी कौन रहा है? न्यूरॉन्स। अब वो कैसे, वो अपन न्यूरॉन्स का डायग्राम बना के देखेंगे। अच्छा सर, इसमें सेल डिवीजन है? बिल्कुल है इसके अंदर। तो सेल डिवीजन इज प्रेजेंट हियर। ओके। अब सर, न्यूरोग्लियल सेल्स। सबसे पहले मैं इस शब्द का मतलब आपको बताना चाहूंगा। ग्लियल, ग्लियल का मतलब होता है ग्लू, चिपकने वाले, ठीक है। अब सर, न्यूरॉन्स के भी ढेर सारे टाइप है, न्यूरोग्लियल सेल्स के भी ढेर सारे टाइप है। फिलहाल मैं एक काम करूंगा, न्यूरोग्लियल सेल्स का क्लासिफिकेशन बता देता हूं, डिटेल तो मैं बाद में ही पढ़ाऊंगा उसके, ठीक है। तो न्यूरोग्लियल सेल्स मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, that is macroglial cells and the microglial cells. सर, नाम से मुझे क्लियर कट अंदाजा आ गया है। मैक्रो माइक्रो मतलब साइज वाइज डिवीजन हुआ है सर। इसमें बड़े सेल्स रहेंगे और इसमें छोटे सेल्स रहेंगे। अब ये जो मैक्रोग्लियल सेल्स है, इसमें दो टाइप है अपने पास। तो नाम लिख के छोड़ेंगे अभी, बाद में हम डिटेल देखेंगे। एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार, तो दिस आर समथिंग लाइक अ स्टार शेप सेल्स। और दूसरा है सर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। सबके फंक्शन वगैरह बाद में देखेंगे, पहले क्लासिफिकेशन समझो। मतलब कल को आपने पूछा कि व्हाट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट, तो आपको बोलना चाहिए कि इट इज अ मैक्रोग्लियल सेल्स, नहीं तो आप बोलेंगे सर वो न्यूरॉन था। नहीं। अब सर, माइक्रोग्लियल सेल्स, इसमें कोई टाइप नहीं है, ये इतना ही है बेटा। क्लियर है? अब मैं यहां पे एक एमसीक्यू बता के छोड़ देता हूं। ये जितने भी नाम आपको दिख रहे, न्यूरॉन्स, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल्स, इसमें से एक सेल ऐसा है कि जिसका ओरिजिन एक्टोडर्म नहीं है, जिसका ओरिजिन एक्टोडर्म नहीं है, और वो है बेटा ये, इसका ओरिजिन है मेसोडर्म। तो दिस इज एन एक्सेप्शन, दिस इज एन एक्सेप्शन। क्यों, मैं वो भी बता देता हूं। मैं सिर्फ उसका फंक्शन अभी बताऊंगा ओरिजिन के हिसाब से। सब लोग एक्टोडर्मल ओरिजिन है, ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि बेटा ये आपके ब्लड में, आई रिपीट, ये आपके ब्लड में एक डब्ल्यूबीसी होता है जिसका नाम होता है मोनोसाइट्स। क्या नाम होता है? मोनोसाइट्स। शायद स्कूल में ये नाम सुना होगा, मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं, फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है, डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप होते हैं। दैट इज एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो ब्रेन में क्या होता है, ब्लड के मोनोसाइट निकल के, मतलब एम्ब्रियोलॉजिकली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ब्लड में से कुछ मोनोसाइट निकल के आपके ब्रेन में जाके डिपॉजिट हो गए, और उन मोनोसाइट्स का नाम क्या हो गया? माइक्रोग्लियल सेल्स। अब ये मोनोसाइट का डिफेंसिव फंक्शन होता है, और उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। क्या करते हैं बेटा? ये फैगोसाइटोसिस। तो बेटा ये याद रखना है कि दिस इज अ फैगोसाइटिक सेल्स। व्हाट इज फैगोसाइटिक सेल्स? These are the defensive cells which engulf and digest the waste products present in your brain. मतलब कोई भी मरा हुआ सेल, कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स, कुछ पैथोजेंस अगर रहते, तो वो उसको एनगल्फ और डाइजेस्ट कर लेंगे पूरी तरह से। तो दैट इज अ फैगोसाइटिक सेल्स। वैसे मोनोसाइट आपको आएगा सर्कुलेशन चैप्टर में, तब देखेंगे, फिर भी अभी याद रखो। सर, फिर भी मैं समझ में नहीं आया इसका ओरिजिन मेसोडर्म क्यों है। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, ब्लड, व्हाट इज ब्लड? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, और उसका ओरिजिन क्या है? मेसोडर्म। मतलब ब्लड के अंदर एक सेल से ये डिराइव किया गया है। तो ब्लड के सेल का ओरिजिन क्या था? मेसोडर्म। तो ऑब्वियसली इसका भी ओरिजिन क्या हो गया? मेसोडर्म। अब फिलहाल ये ब्रेन में है, नर्वस टिश्यू में है, भले ये कहां से भी आया हो, लेकिन अब कहां है? नर्वस टिश्यू में करके उसको इसके अंदर लिखा गया। सर नहीं तो ब्लड के अंदर पढ़ाना था ना, ब्लड के अंदर था, अब इधर है। क्लियर है यहां तक? अब बेटा बाकी की चीजें पढ़नी, उतना एक पॉइंट हो गया। अब सबसे पहले मेरा टारगेट है न्यूरॉन, इसको हमको कवर करना है बेटा, ठीक है। तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट याद रखना, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, सो न्यूरॉन्स,
अब सबसे पहले अगर आपको न्यूरॉन को पढ़ना है, देखो वो सब हमको मालूम है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, इम्पल्स बनाता है, इम्पल्स लेकर भी जाता है, ये सब हमको पता है, सेल डिवीजन प्रॉपर्टी भी नहीं है। बट द व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पहले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ो, बाद में उसकी फंक्शन की बात होगी। बेटा न्यूरॉन के ढेर सारे टाइप्स है, लेकिन अगर न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर ही आपने नहीं पढ़ा तो आगे का कुछ नहीं समझेगा। और इतना ही नहीं बेटा, ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां पर अगर आपने न्यूरॉन समझा तो आगे चल के जो अपने को एक चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें पूरा ब्रेन पढ़ना है, पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ना है, वो सब कुछ इसी पे ही डिपेंड है। मतलब अगर ये समझ में आ गया तो आगे सब कुछ समझेगा। तो न्यूरॉन्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ टू थिंग्स बेटा, एक साइटॉन दैट इज द मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन, और दूसरा उसके प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हम लोग बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। अब इसमें दो प्रकार के प्रोसेस रहते हैं बेटा, एक है डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स, और एक है हमारा एक्सॉन। तो ये तो सब डायग्रामेटिक हम देखेंगे। साइटॉन बोले तो सेल बॉडी, दैट इज अ मेन, जिससे एक्सॉन और डेंड्रॉन अराइज हुए बेटा। चलिए डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चलिए अब डायग्राम में ध्यान दीजिए बच्चों। तो यहाँ पे एक इमेज मैंने बना दी है, अब इसको अपन साथ में लेबलिंग करेंगे। जैसे हमने कहा कि न्यूरॉन का सबसे मेन हिस्सा है साइटॉन, तो ये जो आपको दिख रहा है अंदर वाला हिस्सा, तो ये सबसे मेन हिस्सा हो गया उसका बेटा, साइटॉन। दैट इज अ सेल बॉडी ऑल्सो नोन एज सोमा, SOMA, सोमा। ठीक है। अब ये जो चीज है, जैसे हमारा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह, ये सब कुछ रहेंगे उसके अंदर बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहेंगी, बिकॉज हमको अब इंपल्स को बनाना है और इंपल्स को ट्रांसफर भी करना है। सो इट इज अ एनर्जी टेकिंग प्रोसेस, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमाण उसमें ज्यादा रहेगा। अब सर ये जो सेल बॉडी है, इससे ये निकले हुए एक्सटेंशंस, राइट। तो दो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, डेंड्रॉन और एक्सॉन। अब इसमें ये जो मैं आपको दिख रहा हूं छोटे 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 आपके ब्रांचेस है बेटा, दैट इज नथिंग बट डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स। ये क्या हो गया बेटा, डेंड्रॉन। ओके। और एक सिंगल सिलेंड्रिकल एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको ये मल्टीपल दिखाई दिए, ये क्या थे, डेंड्राइट्स। एक्सॉन हमेशा एक ही रहेगा सर, डेंड्रॉन हमेशा मल्टीपल रहेंगे क्या, नहीं। डेंड्रॉन एक भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, या बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी टाइप के न्यूरॉन में एक्सॉन एक ही रहेगा। डेंड्रॉन कितने भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेंड्रॉन नहीं भी रहा तो एक्सॉन पक्का रहेगा, और सिलेंड्रिकल रहेगा और सिंगल रहेगा। ठीक है। तो भैया दिस इज, यहां लेबलिंग कर लेते हैं उसका, एक्सॉन। तो सर अभी सबसे बेसिक लेबलिंग की बात चल रही है, आप ध्यान देंगे सबसे बेसिक पढ़ रहे हैं। तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये साइटॉन है, दैट इज अ सेल बॉडी, और उसको खींच खींच के एक्सटेंशंस बनाए गए। फिलहाल आपके सामने जो डायग्राम है उसको बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, जो हमारे ब्रेन में 80 to 85% है। मल्टीपोलर का मतलब होता है मल्टीपल एक्सटेंशंस निकले, जैसे ये साइटॉन है। अब इससे आप अगर डिफरेंट पोल्स देख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पोल्स आर देयर। जब दो पोल से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीपोलर, क्योंकि जब सिंगल पोल है तो यूनिपोलर, दो है तो बायपोलर, और दो से ज्यादा है तो मल्टीपोलर। ये जितने मल्टीपल पोल्स है, 7 पोल्स है, उसमें से 6 से तो डेंड्रॉन निकले हैं, दिस एक्सटेंशन, और सिर्फ एक पोल से एक्सॉन निकला है। तो एक्सॉन हमेशा एक ही रहेगा, चाहे न्यूरॉन कोई भी टाइप का हो, यूनिपोलर, बायपोलर की मल्टीपोलर। तो ये डायग्राम हम लोग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में ये मेजॉरिटी है, इसलिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है। बाकी के डायग्राम मैं बाद में बनाऊंगा, फिलहाल एक डायग्राम पे फोकस करते हैं। अब सर ये जो बैठा हुआ है सेंटर में, ये ऑब्वियसली कौन होगा, न्यूक्लियस। कौन है बेटा, न्यूक्लियस। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपने न्यूरॉन में स्टार्टिंग में लिखा था कि दे डोंट हैव अ सेल डिवीजन प्रॉपर्टी, तो मैं सोच रहा था शायद उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा इसलिए सेल डिवाइड नहीं हो सकता। नहीं बेटा, न्यूक्लियस था। उसके अंदर क्या नहीं था बेटा पता है, द सेंट्रोजोम्स। सेंट्रियोल्स याद है, जो स्पिंडल अपैरेटस बनाने में मदद करते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन प्रॉपर्टीज के लिए सेल डिवीजन आर्टिकल आपका सही होना चाहिए। तो अगर किसी ने पूछा कि व्हाई न्यूरॉन्स डजंट डिवाइड, तो आंसर इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेंट्रोजोम्स। क्या लिखेंगे, सेंट्रोजोम्स के एब्सेंस की वजह से। अब सर जैसे आपने कहा कि ये न्यूक्लियस के आजू बाजू ढेर सारी सेल ऑर्गेनेलीज है, राइट।
और बेटा ये जो अंदर साइटोप्लाज्म होता है इसको नाम दिया था न्यूरोप्लाज्म। न्यूरॉन का है ना, तो नाम क्या देंगे, न्यूरोप्लाज्म। अभी लास्ट वीडियो में मैंने मसल पढ़ाया था, तो मसल के साइटोप्लाज्म को नाम क्या रखे थे, सार्कोप्लाज्म। तो यहां क्या नाम रखेंगे, न्यूरोप्लाज्म। तो सारी सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा एक चीज यहां पे एक्स्ट्रा थी। ऐसा बोलते हैं कि इनका जो साइटोप्लाज्म है ग्रैन्युलर है, दाने दाने वाला है। चलो दाने दाने बना लेते। सर ये दाने दाने क्या है, बताता हूं बेटा, कुछ ना कुछ तो काम का है, ये बात पक्की है। और सर ये दाने दाने ऐसा लग रहा है कि डेंड्रॉन्स में भी जा रहे हैं, ये देखो, करेक्ट। लेकिन सर ये लाल लाल दाने आप इधर एक्सॉन में क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि वो एक्सॉन में एब्सेंट है बेटा। तो ये लाल लाल दाने क्या थे बेटा, दिस आर द निजल्स ग्रैन्यूल्स, या इसे निजल बॉडी भी कहते हैं, निजल्स ग्रैन्यूल्स और निजल्स बॉडी। तो एमसीक्यू है बेटा, आप ध्यान देंगे। सबसे पहला एमसीक्यू, निजल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोन एंड डेंड्रॉन। मतलब एमसीक्यू क्या हुआ, ये कहां पर एब्सेंट है, तो इट इज एब्सेंट इन एक्सॉन। दूसरा, व्हाट इज निजल्स ग्रैन्यूल्स, तो ऐसे कोनिकल शेप के रहते, कोनिकल या रोम्बॉइडल शेप के बोला जाता है इन्हें। लेकिन ये बने किस चीज के, तो सर इट इज मेड अप ऑफ राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मैसेंजर आरएनए। समझ रहे हो। तो आपका निजल्स ग्रैन्यूल्स, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और मैसेंजर आरएनए। क्या समझे बेटा आप इससे, क्या फंक्शन हो सकता है बेटा, फंक्शन एक ही है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्रीज है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो हेल्प्स इन प्रोटोसिंथेसिस, राइट। तो एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ये तो प्रोटीन सिंथेसिस कोड वर्ड लेकर आएगा। तो बेटा फंक्शन आपको समझ में आ गया, दे हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। और एक बात तय है बेटा, भले आप उसे आगे पढ़ोगे, लेकिन विदाउट प्रोटीन्स ना इंपल्स बन सकता है, ना इंपल्स ट्रांसफर हो सकता है। बात मेरी समझ में आई। विदाउट प्रोटीन्स ना इंपल्स बन सकता है, ना इंपल्स ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन सर कैसे, क्या बेटा, इंपल्स बनाने की थ्योरी और उसको कंडक्ट करने की थ्योरी हमको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में दी गई, दैट इज चैप्टर नंबर 21। तो अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं, लेकिन याद रखो कि निजल्स ग्रैन्यूल्स की जरूरत वहां पड़ेगी, प्रोटीन्स की जरूरत वहां पड़ेगी। तो सर मेरे को एक बताइए, इसमें अगर आपने निजल्स ग्रैन्यूल्स एब्सेंट बोला है इनटू द एक्सॉन, तो सर फिर इनके अंदर प्रोटीन्स कहां से आएंगे। बेटा मैंने ये जरूर कहा था कि निजल्स ग्रैन्यूल्स नीचे नहीं आएंगे इनटू द एक्सॉन। क्या होता है, सबसे पहले ये एक्सॉन के अंदर भी साइटोप्लाज्म रहेगा। एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसे स्पेशली नाम क्या दिया जाता है बेटा, इधर अभी लिख देता हूं टाइम पास के लिए, एक्सोप्लाज्म। क्या नाम दिया था, एक्सोप्लाज्म। अब ये एक्सॉन के एक्सोप्लाज्म में निजल ग्रैन्यूल तो एब्सेंट है, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि प्रोटीन एब्सेंट है। सर अगर निजल्स ग्रैन्यूल्स नहीं तो प्रोटीन कौन सिंथेसाइज कराऊंगा। बेटा मैंने ये कहा है कि ऊपर के निजल्स ग्रैन्यूल्स नीचे नहीं आएंगे, लेकिन मैंने ये कब कहा है कि ऊपर जो प्रोटीन्स बने वो नीचे नहीं आएंगे। तो निजल्स ग्रैन्यूल्स ही प्रोटीन बना रहे, लेकिन कहां बना रहे, साइटोन और डेंड्रॉन में, और नीचे किस में ट्रांसफर कर रहे थे, इनटू द एक्सोप्लाज्म। मतलब प्रोटीन इज एवरीवेयर, तो इसलिए कोई टेंशन मतलब इंपल्स बनेगा भी और इंपल्स कंडक्ट भी होगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई आपको बेटा। अब सर थोड़ा तो बताइए कि किधर क्या चल रहा है। देख बेटा, जनरली क्या होता है, डेंड्रॉन डेंड्रॉन कैरी इंपल्सेस टुवर्ड्स द साइटोन। मतलब अगर डेंड्रॉन को कहीं से भी इंपल्स मिला या इसने खुद भी इंपल्स बनाया, मतलब सर देख बेटा, तेरे पास बहुत सारे न्यूरॉन्स है और सारे न्यूरॉन एक दूसरे को कनेक्टेड रहते हैं, और इनके बीच की जो जंक्शन होते हैं उसे बोलते हैं सिनैप्स। नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं बेटा, सिनैप्स। तो न्यूरॉन्स और न्यूरॉन एक दूसरे कनेक्ट, जैसे ये दो पेन है, ये दो न्यूरॉन्स है, ये दोनों एक दूसरे को कनेक्टेड है। अब ये जो डेंड्रॉन है ये किसी आजू बाजू वाले न्यूरॉन को कनेक्टेड होगा। अब उसमें से जो करंट है वो करंट अब इसके पास आ रहा है, तो ये इसके किसके पास आ रहा है, डेंड्रॉन के पास। अब डेंड्रॉन के पास जो भी करंट आता है वो किसको दे देता है, साइटोन को। तो अब देख, डेंड्रॉन का फंक्शन क्या हो गया, कैरीज इंपल्सेस टुवर्ड्स साइटोन, खत्म।
अब इसके पास इंपल्स कहीं से भी आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इट कैरीज इंपल्सेस ऑलवेज टुवर्ड्स द साइटोन। अब सर ये साइटोन के पास जो इंपल्स आता है वो इंपल्स का करता क्या है? कुछ नहीं बेटा, साइटोन का काम है एक तो इंपल्स को एनालाइज करना, इंटरप्रीट करना, और फिर उसको एक और इंपल्स बना के भेजना, या तो उसको एज इट इज भेज देना, आगे फॉरवर्ड कर देना। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं बेटा, ये है ना बहुत आसान सा किस्सा है। किस्सा ये है जैसे हम लोग एसएमएस या व्हाट्सएप खेलते हैं। मुझे किसी का मैसेज आया, मैं उसे पढ़ूंगा, समझूंगा, और जरूरत पड़ने पे रिप्लाई भी दूंगा। तो ये पढ़ना, समझना, इसको क्या बोलते हैं? एनालाइज करना, इंटरप्रीट करना, राइट? मतलब मुझे जो मैसेज आया, अभी मैं कौन हूं? साइटोन। मुझे कहां से मैसेज आया? डेंड्रॉन से। डेंड्रॉन ने इंपल्स लेकर आया। अब मैं उस इंपल्स को एनालाइज कर रहा हूं, इंटरप्रीट कर रहा हूं, क्योंकि ये ब्रेन की कोडवर्ड भाषा है। ब्रेन के कोडवर्ड्स बोले तो इंपल्सेस, इलेक्ट्रिकल भाषा है, तो ब्रेन ही समझ पाएगा, साइटोन समझ पाएगा। तो साइटोन उसको क्या करेगा? एनालाइज करेगा, इंटरप्रीट करेगा, और जरूरत पड़ने पे रिप्लाई देगा। मतलब जैसे अपन में पढ़ दे, अरे चलो इसको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं, नहीं इसको रिप्लाई करना पड़ेगा, टाइप करेंगे, मैसेज भेजेंगे। अब सर इन्होंने जो मैसेज बनाया वो लेकर कौन जाएगा? तो हु इज दैट? एक्सॉन। तो बेटा एक्सॉन ऑलवेज कैरी इंपल्सेस अवे फ्रॉम द साइटोन, ठीक है? अवे फ्रॉम द साइटोन। तो यहां तक बात समझ में आ गई आपको? और उसका भी लिख देंगे बेटा, साइटोन का। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि व्हाट इज द रोल ऑफ साइटोन। सो साइटोन जनरली क्या कर सकता है सर? एनालाइजेस एंड इंटरप्रीट्स इंपल्सेस। मतलब वो भी जो इंपल्सेस डेंड्रॉन लेकर आएगा। क्लियर है यहां तक? तो डेंड्रॉन, साइटोन, एक्सॉन, तीनों के रोल थोड़े थोड़े समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मैं यहां पे एक्सॉन को और डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा, ध्यान देंगे आप। तो एक्सॉन को यहां से लेकर यहां नीचे तक पढ़ना है पूरा। सबसे पहले वो पॉइंट जहां से एक्सॉन अराइज हुआ है बेटा, इस पॉइंट पे ध्यान देंगे। ये पूरा साइटोन था। अब मैं बात कर रहा हूं इस वाले पॉइंट की, ये पॉइंट जहां से एक्सॉन अराइज हुआ है। सो द पॉइंट ऑन द साइटोन फ्रॉम वेयर द एक्सॉन अराइजेस, दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक। क्या कहते हैं उसे? एक्सॉन हिलॉक। ओके, तो बेटा व्हाट इज एक्सॉन हिलॉक किसी ने पूछा, तो दैट इज द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ एक्सॉन। और ऐसा कहा जाता है कि पूरे न्यूरॉन में ये सबसे सेंसिटिव जोन होता है। मतलब अगर आप उसको टच करोगे तो एकदम एक्टिवेट हो जाएगा, सबसे सेंसिटिव है बेटा, ठीक है? तो एक्सॉन हिलॉक दैट इज अ पॉइंट एट द साइटोन फ्रॉम वेयर द एक्सॉन अराइजेस। अब ये एक्सॉन अराइज हुआ है, आपको बीच में कहीं भी इसकी ब्रांच दिख रही? नहीं। मतलब ये पूरा ऐसा सिलेंड्रिकल और सीधा सीधा जाता है। आप देखो अपने डेंड्रॉन्स को, कितने सारे ब्रांचिंग नेचर का है। इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। इसमें ब्रांचिंग होती है तो जब सिर्फ सीधा एक्सॉन क्या होता है? टर्मिनेट, खत्म हो गया। अब देखो एक्सॉन यहां से लेकर यहां तक आया और यहां के उसका क्या हो गया? दी एंड, मतलब टर्मिनेट हो गया। अब जब ये दी एंड होता है तो इसका दी एंड कहां होता है? एक, आपका ये एक्सॉन किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ जंक्शन बना रहा होगा, मतलब वहां पे दी एंड होगा, या किसी मसल, किसी ग्लैंड या बॉडी के किसी हिस्से में जाके इंसर्ट हो जा रहा होगा, राइट? तो बेटा अब ये जो दी एंड है इसका, इसे हम लोग बोलते टर्मिनल अर्बोराइजेशन, या टर्मिनल ब्रांचेस भी अगर आप बोल देते तो काम खत्म हो जाता। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल अर्बोराइजेशन, ठीक है? और सर अगर आप फोकस कर रहे होंगे कि ये एक्सॉन का जो एंड है उसमें एक बल्बार स्वेलिंग है, ये दिख रहा है गोल गोल। तो ये जो स्वेलिंग होती है इसे कहा जाता है सिनेप्टिक नॉब। क्या कहा जाता है बेटा? सिनेप्टिक नॉब। सर सिनेप्स आपने अभी अभी बताया था कि सिनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, करेक्ट? अब जनरली क्या होता है कि इन्होंने जो भी इंपल्स बनाया, जैसे देखो ये इंपल्स लेकर आ रहा था, अब इसको इंपल्स दूसरे न्यूरॉन को देना है, तो यहां पर अब दूसरे न्यूरॉन को देगा कैसे? तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चलेगा। ये जो सिनेप्टिक नॉब होती है बेटा, इसके अंदर होते सिनेप्टिक वेसिकल्स। बेटा अभी फिलहाल नाम ध्यान में रखो सब कुछ,
क्योंकि ये आपको जो चैप्टर नंबर 21 है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पूरी थ्योरी है। ये सिनेप्टिक नॉब का कट सेक्शन है, वहां पे पूरा दिया हुआ है। अभी आप याद रखो, एक्सॉन्स दी एंड हो रहे, दी एंड होते होते उसकी ब्रांचिंग हुई। पहले उसकी कोई ब्रांचिंग नहीं थी, उसकी ब्रांचिंग को आपने क्या नाम रखा, टर्मिनल अर्बोराइजेशन। उसके ब्रांच पे बल्बार स्वेलिंग थी, उस स्वेलिंग का नाम क्या था, सिनेप्टिक नॉब्स। और उस नॉब के अंदर अब क्या था, सिनेप्टिक वेसिकल्स। ये वेसिकल सिक्रीटरी है, मतलब ये कुछ ना कुछ बना रहे। सर क्या बना रहे हैं, तो सर दे सिक्रीट्स न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या सिक्रीट कर रहे हैं सर, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल होते हैं जो करंट को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए मदद करते हैं, ट्रांसमिशन एक से दूसरे की तरफ, ठीक है। अब जैसे यहां पर मैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के नाम बता देता हूं, इसको हटा देते हैं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है हमारे पास। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर आपको हमेशा के लिए याद रखने, क्योंकि वो बॉडी में सबसे कॉमन है हमारे पास। तो सबसे पहला नाम आप याद रखेंगे एसिटिल कोलिन। तो कल को अगर आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है कि ये सिनेप्टिक वेसिकल कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बना रहे, तो एसिटिल कोलिन। ये सबसे ज्यादा प्रमाण में होता है, और दूसरा ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। मतलब सबसे पहला कोई न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल कोई डिस्कवर हुआ था जो इंपल्स को ट्रांसफर करने में मदद कर रहा है, उसका नाम था एसिटिल कोलिन। इसके अलावा अपने पास एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन, ऐसे भी न्यूरोट्रांसमीटर्स है बेटा। अब इसके अलावा तो और भी बहुत है बेटा, फिलहाल 2-3 नाम याद रखो। अब बताओ बेटा आपको कि ये नाम आपको सिर्फ अभी याद रखने हैं, और इनका काम क्या चल रहा है, इंपल्स ट्रांसमिशन में मदद करना फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। ये देख, जस्ट इमेजिन कर कि यहां पे एक और न्यूरॉन है, ऐसा ही एक बनाते हैं, लेकिन अब कैसे इतना परफेक्ट यहां पे बनेगा नहीं। ऐसा ही एक और न्यूरॉन है, ये नीचे उसका एक्सॉन ऐसा जा रहा है, ये उसका अपना न्यूक्लियस, और ये उसका डेंड्राइट्स, तो ये उसके ब्रांचेस, और ये जो डेंड्रॉन्स है अनदर न्यूरॉन के, और उसके ये जो ब्रांचेस निकलेंगे बेटा, राइट। तो दिस इज अ डेंड्रॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो यहां से जो इंपल्स आ रहा है हमको इनको देना है। सर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे अपने होता है ना कि वायर हम लोग ज्वाइन करते हैं, कि समझो वायर कट गया बीच में से, यहां से करंट लेके आ रहा था, अब वो करंट इस वायर में डालना है। तो मान लेते कि हम लोग यहाँ पे, चलो ये नाम तो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे अभी तक, इसको हटा देता हूं मैं यहां से। अब मैं मान लेता हूं सर कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग बहुत सिंपल डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं सर। ये एक साइटॉन, ये एक न्यूरॉन है, और ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। तो दिस इज डेंड्रॉन, साइटॉन, एक्सॉन। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था रफ डायग्राम का, मतलब ये जो पूरी चीज रहती, मैंने यहां ऐसी बना दी, डेंड्रॉन, साइटॉन, एक्सॉन। और यहां पर भी सेम, डेंड्रॉन, साइटॉन, एक्सॉन, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये जो एक्सॉन है, ये उसकी टर्मिनल ब्रांचेस, ये उसका सिनेप्टिक नॉब, और यहां पे ये बाजू वाले न्यूरॉन का डेंड्रॉन, जैसे यहां पे मैंने बनाया, ये वाली चीज को मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब सर क्या होता है, यहां पे जो करंट है, ये जो करंट है, ये करंट मुझे यहां देना है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं हमारी लाइफ में, हम लोग दोनों वायर को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, उसके ऊपर टेप लगा देते, अब सर देखो करंट चला जाएगा। बॉडी में वैसा नहीं कर सकते, दोनों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग बहुत रेयर होती है बेटा। अब यहां पे दोनों के बीच में जो गैप है, ये जो छोटा मोटा गैप है, ये गैप को हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, दरार। क्लेफ्ट बोले तो क्या, दरार। और ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये ऑलमोस्ट 200 आर्मस्ट्रॉन्ग की होती है, मतलब बहुत छोटा सा गैप है इन दोनों के बीच में, लेकिन ये गैप भरना बहुत जरूरी है। और ये गैप जब तक भरेगा नहीं, तब तक इंपल्स एक से दूसरे के पास जाएगा नहीं। तो ये गैप भरने के लिए ये जो नॉब्स है, इसके अंदर जो क्या थे, सिनेप्टिक वेसिकल्स, वो लोग क्या बनाते, केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर, वो केमिकल को यहां डाल देते हैं। ये उन्होंने क्या डाल दिया, न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम मैं लिख देता हूं, कौन सा बेटा, एसिटिल कोलिन, उसका नाम डाल दिया बेटा। तो अब ये जो एसिटिल कोलिन की मदद से क्या होगा, वो करंट यहां से वहां चला जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट माइन्यूट गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, हमको वहां पे केमिकल्स की गरज पड़ी है, जो केमिकल्स इधर से उधर भेजेंगे। लेकिन केमिकल बनाया कौन, एक्सॉन।
एक्सॉन में किसने बनाया? सिनेप्टिक वेसिकल्स ने, डेंड्रॉन नहीं बनाते। इसलिए हमेशा इंपल्स का डायरेक्शन फिक्स होता है, एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्रॉन ऑफ अदर। हमेशा याद रखना, ये आगे भी पढ़ाऊंगा मैं। कभी भी सिनेप्स कैसे बनता है? एक्सॉन टू डेंड्रॉन, डेंड्रॉन टू एक्सॉन है। क्योंकि इंपॉर्टेंट है केमिकल बना कौन रहा है? ये लोग, तो ये लोग ही ट्रांसफर करेंगे, वहां से इधर नहीं आने वाला है, राइट? जैसे हम लोग हमारे इसमें बोलते हैं ना कि पानी के अंदर करंट बहुत अच्छा फ्लो होता है, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, कि ऐसा एक वायर जिसमें करंट है, पानी में छोड़ दो तो पूरे पानी में करंट फैल जाएगा। तो यहाँ पे वो पानी का रोल कौन प्ले कर रहा था बेटा? ये केमिकल, जिसकी वजह से फटाफट करंट यहां से वहां चला जाएगा। ओके, अच्छा सर, ये दोनों को अगर आपस में ज्वाइन कर देते तो ऐसे सिनेप्स हमारी बॉडी में बहुत कम है। यहां पे मैंने अगर आपको अभी कुछ पढ़ाया है तो वो पढ़ाया है सिनेप्स। व्हाट इज सिनेप्स? इट इज अ जंक्शन बिटवीन वन न्यूरॉन एंड द अदर न्यूरॉन। ये नंबर 1 न्यूरॉन था, ये नंबर 2 न्यूरॉन था, और दोनों के बीच में जंक्शन कैसे बना है? केमिकल जंक्शन बना है। केमिकल बोले तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का, और न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट कौन कर रहा है? एक्सॉन्स। कौन कर रहा है बेटा? एक्सॉन्स। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? अब बेटा बात ऐसी है कि ये हमने अभी अभी पढ़ा है कि द एंड पार्ट ऑफ एक्सॉन, द ब्रांचेस, अभी ऊपर का एक्सॉन और पढ़ना है। अब सबसे पहली बात क्या होती है बेटा? मैंने जैसे कहा था, ये जो एक्सॉन है, अब ये एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर जगह, डेंड्रॉन पे भी है, साइटोन पे भी है, लेकिन जो एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, उसको ऐसा हल्का सा यहां नाम देता हूं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोलेमा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एज एक्सोलेमा। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है। चलिए, अब उसकी बारी आ चुकी है, ध्यान देंगे मैं जो डायग्राम में बनाने जा रहा हूं। सर ऐसा क्यों लग रहा है कि एक्सॉन को आप ऐसा कवर कर रहे हो किसी लेयर से? करेक्ट। ये जो ब्लैक कलर की लेयर मैंने एक्सॉन के ऊपर बनाई है, इसे हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं बेटा? माइलिन शीथ। ओके सर, अब ये एक नया ही किस्सा आ चुका है, चलिए इसे पढ़ा देता हूं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा बेटा। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो माइलिन शीथ है, अब ये कैसे बनी, क्या बनी, वो अलग इशू है। पहले आप डायग्राम को फिर से गौर से देखो। माइलिन शीथ सिर्फ एक्सॉन पे है, डेंड्रॉन पे नहीं है, ना साइटोन पे है। और माइलिन शीथ जनरली बनी होती फैट्स की। इट इज अ फैटी लेयर। और ये फैटी लेयर क्या काम करती है? दे एक्ट एज अ इंसुलेटर। दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये करंट को आर पार जाने नहीं देंगी। लेकिन ये माइलिन शीथ कहीं से भी कंटिन्यूअस नहीं लग रही, बीच बीच में ऐसा गैप दिख रहा है। माइलिन शीथ बीच में गैप, माइलिन शीथ बीच में गैप। तो इनके बीच में ये जो गैप दिखाई देते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, अब इसको थोड़ा सा, इसका काम हो चुका है, इसको यहां से मैं गायब कर देता हूं, इस पॉइंट को। बेसिक पॉइंट थे ये जो बीच बीच में आपको गैप्स दिखाई दे रहे हैं, जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, उसे कहते हैं नोड ऑफ रनवियर। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं जब न्यूरॉन्स के टाइप पढ़ाऊंगा तो उसमें माइलिन शीथ का कंसेप्ट आने वाला है, और उसमें माइलिन शीथ बनी कैसे और ये सब कुछ कैसे हुआ वो मैं सब बताऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग एक पूरा डायग्राम देख रहे हैं, तो पूरे डायग्राम में जितनी भी लेबलिंग्स आती है उतने लेबलिंग्स और उसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी हम ले रहे हैं। तो बेटा बात ऐसी है कि नोड ऑफ रनवियर ये है कि एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीथ थी और जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट थी, तो उसे हम लोग बोलते थे नोड ऑफ रनवियर। रणबीर, रणवीर, ऐसा कुछ भी नहीं, रनवियर, राइट। तो द नोड ऑफ रनवियर इज अ प्लेस ऑन द एक्सॉन वेयर द माइलिन शीथ इज एब्सेंट। अब सर ये माइलिन शीथ कर क्या रही है? तो मैंने कहा दे एक्ट एज अ इंसुलेटर। फैट्स की बनी हुई लेयर है। कौन से सेल्स ने बनाया, क्या बनाया, कुछ नहीं बताया मैंने। फैट की बनी हुई लेयर है, और फैट्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को आर पार नहीं जाने देते। बेटा कभी भी आपने देखा कि आपके घरों में जो करंट दौड़ रहा है वायर, लेकिन वायर को अगर आप पकड़ लेते हो तो आपको शॉक नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वायर के ऊपर एक लेयर होती है। जैसे ये माइक अभी मैं यूज कर रहा हूं बेटा, ये आप देख रहे बेटा, ये एक वायर है। ये वायर के ऊपर एक फाइबर का लेयर लगा हुआ है, जिससे मुझे करंट नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें करंट है, अंदर से दौड़ रहा है। अगर वायर को मैं पूरी तरह से छील देता हूं तो अंदर कॉपर के बारीक बारीक वायर लगते हैं। वो जो कॉपर के वायर्स थे बेटा,
वही तो एक तरह से आपका इलेक्ट्रिसिटी लेके जा रहा था। और ये जो ऊपर आपने उसके लपेट दिया, ये सब जो कवर आपने लगा दिया, ये इंसुलेटर है, ये अंदर का करंट अंदर ही रहने देगा, उसको बाहर नहीं आने देगा। तो हमें क्या चाहिए था, एग्जॉन के अंदर से जो करंट जा रहा है वो बाहर ना आए और किसी दूसरे को एक्टिवेट या दूसरे पे ट्रांसफर ना हो जाए। तो इसलिए उसको लपेटा गया। उसको क्या किया गया बेटा, लपेटा गया। तो जैसे वायर्स के ऊपर एक कोटिंग लगाई जाती है, इंसुलेटिंग शीट बोलते हैं उसको, जिसके वजह से करंट अंदर के जो कॉपर के वायर्स है उसमें से ट्रैवल हो। तो अब इमेजिन कर लो कि जो कॉपर की पतली पतली वायर्स थी वो एक्सॉन थे, और उसको ऊपर से कुछ मटेरियल से लपेट दिया गया ताकि करंट अंदर ही रहे, बाहर ना आए। राइट। तो बेटा हमारे इसमें वो जो लपेटा गया वो माइलिन शीट बोलते हैं उसको। माइलिन का मेन कंपोनेंट होता है फैट्स, वैसे उसमें थोड़े प्रोटीन और थोड़ा वाटर भी होता है, लेकिन फैट का प्रमाण ज्यादा होता है बेटा। यहां तक बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है कंसेप्ट। तो वायर के ऊपर की कोटिंग माइलिन है, वायर के अंदर जो है कॉपर वायर्स वो हमारे एक्सॉन्स है, ऐसा आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक। अब सर, यहां तक थोड़ा बहुत डायग्राम में जो लेबलिंग से कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। अभी हमको एक एक टाइप पढ़ने हैं। अभी आपके सामने ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये फिगर किसका था बेटा, मल्टीपोलर न्यूरॉन। सो व्हाट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसमें मल्टीपल पोल्स होते हैं सर। मल्टीपल पोल्स बोलते हैं, ये साइटॉन हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 पोल। 7 में से 6 पोल पे से क्या राइज हुआ, डेंड्रॉन। तो डेंड्रॉन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक्सॉन हमेशा एक ही रहेगा और कंपलसरी रहेगा। ये मैंने आपको सिखाया था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्रॉन, कैरीज इंपल्सेस टुवर्ड्स द साइटॉन। What is the function of cyton, analyze and interpret the impulse. What is the function of axon, axon carry impulses away from the cyton, away from the cyton, but where, एक तो दूसरे न्यूरॉन के पास, नहीं तो बॉडी में जाके इंसर्ट हो जाएगा। एक्सॉन जनरली ब्रांचिंग नेचर का नहीं होता है। एक्सॉन की जो ब्रांचिंग होती है हमेशा एंड में होती है, जिसको बोलते हैं टर्मिनल अर्बोराइजेशन, और उसकी ब्रांचिंग में एक बल्बार स्वेलिंग होती है जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। उसमें एक सिनेप्टिक वेसिकल होता है जो क्या बनाता है, न्यूरोट्रांसमीटर, द कॉमनेस्ट न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन। तो ये केमिकल्स की मदद से हम लोग इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या एक न्यूरॉन से बॉडी के दूसरे पार्ट पे ट्रांसफर कर सकते हैं, जो हमने अभी अभी यहाँ पे एक छोटा डायग्राम बना के देखा था। ओके, तो यहां तक थोड़ा बहुत समझ में आ गया। व्हाट इज द इंसुलेटिंग मटेरियल हियर, माइलिन शीट। माइलिन शीट ये हमेशा किसके ऊपर प्रेजेंट रहेंगी बेटा, ऑन योर एक्सॉन। अच्छा, एक और चीज बेटा, ये अगर फैट की बनी हुई लेयर है तो इसका कलर क्या रहेगा बेटा, व्हाइट। तो अब मुझे बताओ आपका एक्सॉन कैसे दिख रहा होगा, व्हाइटिश अपीयरेंस, क्योंकि ऊपर से फैटी कोटिंग है व्हाइट कलर का। ठीक है, वैसे आपके न्यूरॉन्स का, न्यूरॉन्स ओरिजिनली ग्रे कलर के होते हैं बेटा। कौन से कलर के होते हैं, ग्रे कलर के। ठीक है, लेकिन जब न्यूरॉन्स के ऊपर व्हाइट कलर की कोटिंग लगाती तो वो व्हाइटिश दिखते हैं। लेकिन अब आपने पूरे न्यूरॉन पे व्हाइट कोटिंग लगाई है क्या, नहीं, आपने किस पे लगाई है, एक्सॉन पे। डेंड्रॉन और साइटोन वैसा का वैसा ही है। तो जब आप अपने ब्रेन का क्रॉस सेक्शन देखोगे तो उसमें पूरे न्यूरॉन्स भरे हुए, न्यूरॉन्स बोलते साइटोन भी है, डेंड्रॉन भी है, एक्सॉन भी है। अब उसमें मामला यह था कि आपका ब्रेन का कुछ हिस्सा व्हाइट कलर का दिख रहा है, कुछ हिस्सा ग्रे कलर का दिख रहा है। तो अपन उसको क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन एंड द व्हाइट मैटर। ग्रे में कौन कौन आ गया सर, ग्रे में डेंड्रॉन आ गए, साइटोन आ गए, और व्हाइट में कौन कौन आ गया, माइलिनेटेड एक्सॉन्स, जिसके ऊपर माइलिन शीट लगी हुई। अच्छा सर, जितने एक्सॉन्स है सब पे माइलिन शीट है क्या, नहीं, 85% एक्सॉन में माइलिन शीट है, लेकिन 15% जो है वो अभी भी नॉन माइलिनेटेड है, मतलब उनका भी कलर कौन सा होगा, ग्रे। मतलब ग्रे मैटर के अंदर जनरली क्या होता है, ग्रे मैटर बड़ा हिस्सा है ब्रेन का और व्हाइट मैटर छोटा हिस्सा है, क्योंकि व्हाइट मैटर में 85% एक्सॉन आएंगे और ग्रे मैटर में एक्सॉन मतलब नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, डेंड्रॉन एंड साइटोन, इतनी सारी चीजें आएगी। ओके, वो तो जब ब्रेन पढ़ेंगे तब देखेंगे। ब्रेन में जब भी आप ग्रे और व्हाइट ऐसा सुनते हो ना, टेंशन नहीं लेना, ओरिजिनली ग्रे कलर था, व्हाइटिश कहां से आया, फैट्स को लपेट लपेट के, माइलिन शीट लपेट लपेट के आया। ठीक है, तो ओरिजिनली इज ग्रे कलर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो बेटा यहां पर मैंने अभी इस वीडियो में कवर किया है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरॉन। हमने नर्वस टिश्यू से शुरू किया, न्यूरॉन का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा, राइट। आज के वीडियो में हम यही रुकेंगे, लेकिन बेटा बहुत जल्द हम देखेंगे एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ नर्वस टिश्यू। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूरॉन के टाइप, न्यूरॉन के कैटेगरीज, और वो जो नर्वस टिश्यू के अंदर न्यूरोग्लियल सेल्स हमने देखा था उसमें जो दो टाइप थे, एस्ट्रोसाइट्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, उनके भी फंक्शन।
बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसलिए उसको ब्रेक करके हम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये सबसे बेसिक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, तभी आपको अपना ब्रेन समझ में आएगा बेटा। चलिए, बहुत जल्द मिलते विद द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ नर्वस टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तब तक के लिए बेटा, थैंक यू सो मच।